हमारे शहर में उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हॉक टू अ गर्ल हर जगह थी, बिलबोर्ड्स पर, ट्रेंडिंग हैशटैग्स पर और चमकते हुए फोन स्क्रीन पर भी। उसका चढ़ाव उस तरह की जबरदस्त सफलता जैसा था जिसके बारे में लोग सपने देखते थे। वो कोई आम सेलिब्रिटी नहीं थी, वो बहुत खास थी। उसके पास लोगों को अपनी तरफ खींचने का तरीका था। वो जितनी भी वीडियोस डालती थी वो वायरल हो जाती थी। वो जो भी स्टंट करती, दुनिया भर के लोग वही करना शुरू कर देते थे। लोगों ने उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर मानना शुरू कर दिया था। मेरा छोटा भाई जोना उन्हीं में से एक था। पहले तो ये नुकसानदायक नहीं लग रहा था, उसकी हर पोस्ट को फॉलो करना, उसके कैच फ्रेजेस को याद करना और यहाँ तक कि उसके वायरल चैलेंजेस को खुद भी करना। ये अलग है, उसने एक दिन मुझसे कहा जब वो उसका पेज स्क्रॉल कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। वो हम जैसे लोगों की कदर करती है। फिर आया हॉककॉइन। जिस तरह से जोना ने उसके बारे में बात की, आपको लगेगा कि ये बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ने की टिकट है। ये वो उसने मुझसे कहा और साथ में मुझे एक शानदार प्रोमो वीडियो दिखाई जिसमें हॉक और 2 क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर थे। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। उसने अपनी सारी सेविंग्स हॉककॉइन में लगा दी। जब इतना काफी नहीं रहा तो उसने अपना गेमिंग सेटअप, अपना फोन और यहाँ तक कि अपना पुराना स्कूटर भी बेच दिया। तुम देखना, उसने मुझसे ज्यादा खुद से बात कही। मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि किसका अंत अच्छा नहीं होगा, और वही हुआ। एक सुबह मैंने उसे लिविंग रूम में पाया। वो पागलों की तरह अपने लैपटॉप को देख रहा था। साइट गायब हो गई है, उसने दबी आवाज में कहा। सब कुछ खत्म हो गया है। हॉककॉइन रातों रात बंद हो गया था। वेबसाइट गायब हो गई थी। इन्फ्लुएंसर्स शांत बैठे थे। जोना ने सब कुछ खो दिया था। ये वो वक्त था जब मानसिक नुकसान सामने आने लगे। उसने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो मुश्किल से ही कुछ खाता, ना के बराबर सोता। मैं उसे रात के वक्त आगे पीछे घूमते और फुसफुसाते हुए सुनती। उसके कमरे की दीवारों पर हॉक के पोस्ट की स्क्रीनशॉट्स, हॉककॉइन्स की एड और बेकार सी लिखाई वाले नोट्स लगे हुए थे। एक रात मैंने उसके कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोला और हक्की बक्की रह गई। जोना शीशे के सामने बैठा हुआ था। उसने मेरा मेकअप से अपना चेहरा खराब कर लिया था। उसने अपने बालों को बंद कर जूड़ा बना लिया था, बिल्कुल हॉक टू आ के स्टाइल की तरह। मैं तुम्हारी तरफ वफादार हूँ, उसने अपनी परछाई से कहा। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा, तुम देखोगे कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जोना, मैंने धीरे से आवाज देकर बुलाया। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से आकर मिली। उसके चेहरे पर लगे मेकअप की वजह से वो बहुत डरावना लग रहा था और वो पहचान में नहीं आ रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे जैसे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा। तुम समझ नहीं रही, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं जोना नहीं हूँ, मैं हॉक टू आ हूँ। मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं बस उस कमरे से बाहर आ गई। मेरा पेट दर्द करने लगा और फिर एक रात वो जा चुका था। किचन के काउंटर पर मुझे एक नोट मिला। लड़खड़ाती हुई लिखावट में लिखा था, दुनिया मुझे याद रखेगी। मैं उसके कमरे में भागी इस उम्मीद में कि उसे रोक लूंगी, लेकिन कमरा खाली था। मेरा मेकअप जमीन पर बिखरा हुआ था और उसके पास खून से सना एक रेजर ब्लेड था। मैंने शोर का पीछा किया। जब तक मैं पार्क में पहुंची, भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जोना बेंच पर खड़ा हुआ था। उसने हॉक टू आ गर्ल की सबसे मशहूर ड्रेस जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक चमकीला ब्लाउज और रिप्ड जीन्स। इस पर लाल रंग की धारियां दिखाई दे रही थी। उसने मेरे फाउंडेशन की मदद से अपना चेहरा सफेद कर लिया था। मेरे लिपस्टिक के नीचे उसके होंठ कांप रहे थे। मैं हॉक टू आ हूं, उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाकर कहा। मैं यहाँ तुम सबको बचाने आई हूँ। हॉककॉइन दोबारा उठेगा। पहले तो भीड़ में आए सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने अपना फोन निकालकर उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जोना की हरकतें और तेज हो गई। वो अपना संतुलन खो रहा था। तुम लगता है मजाक है, वो गुर्राया। उसकी आवाज बीच में टूटने लगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम सब देखोगे तुम सब। फिर उसने जेब से चाकू निकाला। हंसी की आवाज बंद हो गई। जोना हवा में चाकू घुमाने लगा। उसकी हरकतें डरावनी लग रही थी। लोग पीछे हट गए। पार्क में दहशत की बड़बड़ाहट फैल गई। कुछ लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पीछे हटो, वो चिल्लाया। उसकी आंखें पागलों की तरह घूम रही थी। वो मुझे देख रही है, वो हम सबको देख रही है। सायरन की आवाज और पास से आने लगी, लेकिन जोना ने नोटिस नहीं किया। जैसे उसने जमीन पर पानी में अपनी परछाई की तरफ देखते हुए चाकू घुमाया, उसकी सांसें तेज हो गई। हॉक टू आ, उसने धीरे से कहा। मैं खुद को साबित कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? मैं एक कदम आगे बढ़ी। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। जोना प्लीज, चाकू नीचे रख दो। वो जम गया। उसकी जंगली आंखें मेरी आंखों से लॉक हो गई थी। एक पल के लिए उसने मुझे पहचान लिया। जेनी, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत कम आ रही थी।
कि अब तुम मुझे देख रही हो? तुम देख रही हो मुझे? पुलिस पहुंच गई और उन्होंने कमांड देना शुरू किया। हथियार नीचे कर दो। जॉनो ने उन्हें नजरअंदाज किया और पावलो की तरह चाकू हवा में लहराया। तो मुझे देख रही है? मुझे बचा लेगी? जब उन्होंने उसे जमीन पर गिराया तो वो जंगली जानवर की तरह छटपटाया, बार बार उसका नाम ले रहा था। होक्टुआ, होक्टुआ। उसे घसीटते हुए ले जाने वाला नजारा, उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया था, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। ये दृश्य मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। जब तक मैं घर पहुंची, उसका ब्रेकडाउन के वीडियोस पहले से ही ट्रेंडिंग पर थे। कमेंट्स की बाढ़ आ रही थी। लॉल, ये आदमी तो पागल है। होक्टुआ का सरफरा फैन। इसके जैसे लोगों को बाहर निकालने की इजाजत किसने दी? और होक्टुआ गर्ल, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका अकाउंट अभी भी एक्टिव था। उसकी एक एक पोस्ट पर अभी भी मिलियंस पे लाइक आ रहे थे। वो अपनी जिंदगी जी रही थी। उसे कोई छू नहीं सकता था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्क्रीन की तरफ देखती रही, मेरे हाथ कांप रहे थे। जॉना ने उसकी वजह से सब कुछ खो दिया था और अब वो खुद को भी खो चुका था। हेली वेल्श, जिसे होक्टुआ गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, उसने 2024 में एक हंसी मजाक वाला इंटरव्यू दिया जिसके बाद वो वायरल हुई। अपने इंटरनेट की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उसने दिसंबर 2024 में हॉक मीम कॉइन लॉन्च किया। क्रिप्टो करेंसी शुरुआत में लगभग $500 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गई, लेकिन फिर तेजी से ढह गई, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद इन्वेस्टर्स ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कॉइन्स के डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि वेल्च का नाम मुकदमों में नहीं था, लेकिन उसने कानूनी कार्रवाई में पूरी तरह से सहयोग करने का वादा किया था, पर इसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई खो दी थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, हाथ में फोन लिए मैं टिकटॉक पर वीडियोस देख रही थी और किसी बेकार से वीडियो को देखकर हंस रही थी। जब मेरे कमरे का दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई तो मैंने ऊपर देखा। देखो मैं क्या लाई हूँ। मैडिसन की आवाज गूंजी जब उसने अपने कंधे से धक्का देकर दरवाजा खोला। उसने अपने एक हाथ में कुकीज की प्लेट पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में 2 सोडास। मैं मुस्कुराते हुए बैठ गई। क्या तुम्हारी मॉम ने दोबारा से कुकीज बनाई है? वो मुझे बिगाड़ रही है। मैडिसन मुस्कुराते हुए मेरे बिस्तर पर गिर गई। पहली बात तो यह है कि मैंने मदद की, दूसरी ये कि ये मेरी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए शेयर करूंगी। तुम कितनी कमाल की हो। मैंने हाथ में कुकी उठाते हुए चिढ़ाकर कहा। कुछ घंटों तक हम साथ में बैठे रहे, बातें की और फोन देखा। हर बार की तरह वीकेंड की प्लानिंग की। मैडिसन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एक ऐसी दोस्त जो मुझे किसी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती थी। हम साथ में बड़े हुए थे, अपने राज शेयर करना, सपने देखना और यहाँ तक कि बेकार से बेकार डर भी। वो सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं थी, वो एक परिवार थी। मैं आधी रात तक भी जगी हुई थी, बिना दिमाग लगाए बस इंस्टाग्राम देख रही थी जब मैंने अपनी कमरे की खिड़की से बाहर देखा हलचल। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ जंगली बिल्ली है या फिर शायद पड़ोस के कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पास आकर देखा मेरी नजर उन पर पड़ी। वो 3 लड़के थे जो एक के पीछे एक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मेरा पेट जकड़ गया जब मैंने देखा कि वो मेडिसन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपना फोन हाथ में पकड़ा और बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा थप्पड़ की तरह लग रही थी। मेरे नंगे पैर घास पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हर बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मैं उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर नीचे झुककर बैठ गई। वो पहले से ही अंदर थे। अंदर का नजारा यकीन करने लायक नहीं था। मेडिसन अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके कमरे में लगी फेरी लाइट से कमरा जगमगा रहा था। वो कंफ्यूज लग रही थी और शायद गुस्से में भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन उसमें घबराहट भी थी। जेकबिन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी चाल स्मूथ और कॉन्फिडेंट थी। मुझे वो थोड़ा थोड़ा स्कूल के दिनों से याद आया था, उन लोगों की तरह जिनसे आप दूर रहते हैं। उसके पीछे था जस्टिस मैथिस। उनके चेहरे पर घबराहट की परछाई थी। वो उसे ही घूरकर देख रहे थे। तुम जानती हो किस बारे में है? जेकबिन ने कहा। उसकी आवाज हल्की लेकिन धमकी भरी थी। मेडिसन उठ खड़ी हुई। उसने अपने हाथ बांध लिए। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। निकलो यहाँ से। उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। उसने ऐसे लोग दी जिसे देखकर मैं सहम गई। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे पंगे लोगे और बच जाओगी? तुमसे पंगा? मेडिसन की आवाज ऊंची हो गई। डर घर कर रहा था। मैं जानती भी नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। जेकबिन ने अपनी कमर पर लगे बैंड से गन निकाली और मैंने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। नीचे बैठो, उसने मेडिसन पर बंदूक तानकर कहा। मेडिसन जम गई। प्लीज चले जाओ यहाँ से, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। इस लायक भी नहीं है यार, जस्टिस ने धीरे से कहा। उसकी आवाज हल्की थी लेकिन तीखी भी।
जेकबिन ने उसे घूर कर देखा। अपना मुंह बंद रख। वो वापस मैडिसन की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा पहचानने की हालत में नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो? जेकबिन नहीं, यशवा ने कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गोली की आवाज कमरे में गूंज उठी, इतनी तेज कि आपको बहरा करने के लिए काफी। मैडिसन लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। उसके सर से खून निकल रहा था और लाल रंग की तेज धार उसके कमरे की दीवार पर बन चुकी थी। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसका शरीर भयानक गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर टकराया। जब मैंने उसके खून से कालीन को भीगते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गला भर रहा है और मैं किसी भी वक्त उल्टी कर सकती हूँ। उसकी बेजान आंखें छत की तरफ घूर रही थी, बड़ी और डर से भरी हुई। जेकबिन उसके सर पर खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी बंदूक थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो जानती थी कि होने वाला है, उसने खुद से कहा। अबे यार, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, जस्टिस ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। ये इसी के लायक थी, जेकबिन ने गुस्से में कहा। कोई भी मरने वाला नहीं था, यीशु चिल्लाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। खून की बदबू हवा में फैल गई, इतनी तेज कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका स्वाद ले सकती हूँ। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मेरे हाथ गीली घास को खोद रहे थे और मैं उल्टी करना चाहती थी। वो लोग ज्यादा देर तक नहीं रुके। जेकबिन ने अपने कपड़ों से गन को साफ किया और खुद से कुछ फुसफुसाते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ गया। यूस्टस और यीशु भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। उनके भारी पैरों की आवाज साफ सुनाई दी। मैं छुपी हुई बैठी रही, परछाई से ढकी हुई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। जब वो आखिर चले गए तब मैं भागकर मैडिसन के पास जाना चाहती थी, उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं हिल नहीं पाई। उसका खून जगह जगह फैला हुआ था, दीवारों पर, जमीन पर। इस भयानक नजारे में उसके कमरे की फेरी लाइट्स और भी खतरनाक लग रही थी। अगली सुबह मैडिसन की मॉम ने उसे इस हाल में पाया। उनकी चीख ने पड़ोस की शांति को भंग कर दिया। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से पुलिस को उनके घर आते हुए देखा। वो अच्छी तरह जगह की छानबीन कर रहे थे और उनका रेडियो खराब होता हुआ लग रहा था। वो एक स्ट्रेचर की मदद से उसे बाहर ले गए। उन्होंने उसके ऊपर सफेद चादर रखी हुई थी। अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। उस रात मैंने जो कुछ भी देखा था उसे एक बेनाम खत में लिख दिया और पुलिस स्टेशन के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। मैं नहीं जानती है मेरी टिप की वजह से हुआ या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की मदद से, लेकिन पुलिस जेकबिन, यूस्टस और यीशुआ तक पहुंच गई। आखिरकार उन्हें कुछ दिनों बाद अरेस्ट कर लिया गया। जेकबिन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। यूस्टस और यीशुआ इस बात से पहले से ही सुन हो गए थे कि उनसे ये क्या हो गया था। फरवरी 2023 में 15 साल की मैडिसन गेस्वेन को जॉर्जिया की पीच ट्री सिटी में अपने घर के बेडरूम में मरा हुआ पाया गया। उसके सर पर गोली लगी हुई थी। जब उसकी मॉम रात की शिफ्ट करके सुबह वापस आई तो उन्हें मैडिसन का शव मिला। 18 साल की 3 जान पहचान के लड़के जेकबिन, यूस्टस और यीशुआ को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। जांच से पता चला कि ये तीनों खिड़की के रास्ते से घर में घुसे और किसी पुरानी दुश्मनी के चलते उन्होंने मैडिसन के सर पर गोली मार दी जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जुलाई 2024 में ब्राउन को बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैथ्यू को 2024 में बरी कर दिया गया, जबकि स्मिथ का केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है। वो शुक्रवार का एक और दिन था जब मैंने शहर के कोने में बने एक कम रोशनी वाले पब द रस्टी केक में जाने का फैसला किया। काम पर एक थका देने वाले हफ्ते के बाद मुझे आराम की जरूरत थी। जोरदार हंसी, बासी बियर की बदबू और धीमी बातचीत की आवाजें एक तरह से आराम दे रही थी। मैं अपनी दूसरी ड्रिंक पी रही थी जब वो अंदर आया। सैमुअल, लंबा, सख्त और ऐसी मुस्कान वाला जिससे यह जाहिर होता था कि वो जानता था कि लोगों पर उसका प्रभाव क्या था। वो मेरे बगल में बार स्टूल पर आकर बैठ गया और कैजुअली कहने लगा, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ अकेले क्या कर रही है? हाँ? मैं हंस पड़ी, आधी खुश और आधी शर्मिंदा। बस आराम कर रही हूँ, लंबा हफ्ता था ना। वो मुस्कुराया। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे हफ्ते का अंत तुमसे मिलकर हुआ है। हमने कुछ देर तक मजाक किया। रात ढलने के साथ साथ उसकी मेरी तरफ तारीफें और भी ज्यादा बढ़ गई। जब उसने मुझसे कहा कि मैं खूबसूरत हूँ तो मेरे गाल गुलाबी हो गए और मैं शर्माते हुए अपने ग्लास के किनारे से खेलने लगी। बहुत समय के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ध्यान से देखा है। जिस तरह से मैं डरती थी उस तरह से नहीं, बल्कि उस तरह से जिससे मुझे आम लोग जैसा महसूस हुआ। कुछ ड्रिंक्स के बाद मेरा फोन बजा। वो मेरे रूममेट ब्रूक का फोन था। जब मैंने फोन रखा तो सैमुअल को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। तुम्हारा रूममेट? उसने बातों बातों में पूछा। मैंने सर हिलाया। मुझे उसके लिए शेविंग क्रीम लेनी है। सैमुअल ने निराश होकर पूछा, तो तुम्हारा रूममेट एक लड़का है? हाँ?
बस इतना ही। मैं समझ गई थी कि वो वक्त आ गया है जब मुझे उसे बताना होगा। मुझे वो पसंद था, लेकिन मैं डरी हुई थी कि सच सुनकर शायद वो डर जाए। मैं एक पल के लिए घबराई और फिर झिझक कर कहा, मेरा रूममेट एक ट्रांस है और मैं भी। मेरे शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे कोई गुब्बारे जो फटने के लिए तैयार हो। मैंने खुद को उस रिएक्शन के लिए तैयार कर लिया जो मैं कई बार देख चुकी थी। घिनौना, अजीब से बहाने, कुछ भी जिससे वो मुझसे दूर जा सके। सैमुअल ने आंखें झपकाई। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। मेरा दिल डूब गया। मैंने फौरन माफी मांगी। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें बहकावे में रखने का इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो जाने दो। हाथ में अपना बैग लिए मैं बार से बाहर निकल गई। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं खुद को इस राह पर ले आई थी, उम्मीद की राह पर। टूटे हुए दिल के साथ मैं सड़क से नीचे उतरकर 24 घंटे तक खुले रहने वाले स्टोर पर चली गई। शेविंग क्रीम उठाई और एक हुम्मस भरी रात में चलने लगी। और तब जाकर मैंने उसे देखा। सुनहरे रंग की पोंटिएक लेमन्स गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी थी। सैमुअल अंदर बैठा था। वो थोड़ा सा झुका। इस बार उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने आवाज लगाई। मुझे लगा कि क्यों ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, तुम्हारा चलना बच जाएगा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। शायद मैंने उसके बारे में गलत सोचा था। शायद वो बाकियों जैसा नहीं था। घबराते हुए लेकिन उम्मीद लिए मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की यात्रा अच्छी शुरू हुई। सैमुअल बार और सुरात के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी टोन बदल गई। शुरुआत में सिंपल, फिर कुछ ऐसे सवाल जो उकसाने वाले थे, ऐसी तारीफें जो समझ से बाहर थी। फिर वो हाईवे से हट गया। न जाने वो किस रास्ते से जाने लगा था। ये मेरे घर जाने का रास्ता नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। शॉर्टकट, सैमुअल ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट जा चुकी थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी। उसने अपने हाथ से मेरी थाई को इतने जोर से पकड़ा कि उसके नाखून मेरे स्किन में गड़ रहे थे। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंची, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। अब भागने से कोई फायदा नहीं है, उसकी खतरनाक आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उसने गन्ने के खेत के पास गाड़ी रोक दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। डर से मेरी छाती फूलने लगी। सैमुअल बिना पल के झपकाए मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर तेजी से उछला। उसकी मुट्ठी ईंट की तरह मेरे जबड़े पर आकर लगी और मेरा सर घूम गया। मैं दरवाजे पर पंजे मारते हुए चिल्लाई, लेकिन वो मुझसे ज्यादा तेज था। उसका हाथ मेरी गर्दन के चारों लिपटा हुआ था। उसकी पकड़ हर पल मजबूत होती जा रही थी। फिर उसने मेरे सर को डैशबोर्ड पर पटक दिया। मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं अपने होश में आई तो मैंने खुद को घसीटते हुए पाया। मेरा शरीर गंदे गीले कीचड़ से भरे मैदान में खींचा जा रहा था, जिससे गीली मिट्टी मेरी नाक में घुस रही थी। कि मुझे कहां ले जा रहा था? मैंने अपनी आंखें बंद रखी और मरे हुए होने का नाटक किया। मेरा सर जोर से बज रहा था और मेरा शरीर के अंग सूखे पत्ते की तरह लग रहे थे, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा ने मुझे स्थिर रखा। मैं सैमुअल को मुझे घसीटते हुए सीटी बजाते सुन सकती थी। ये किस तरह का बीमार आदमी है? मैं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपने सर पर मौत मंडराते हुए देख सकती थी। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैं सही पल के लिए रुकी रही। सही मौका, एक अवसर। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया और गाड़ी से कुछ लेने के लिए चला गया। ये वही वक्त था। पूरी ताकत लगाकर मैं उठी और भागी। मेरे नंगे पैर कीचड़ में घिस रहे थे और मेरे शरीर का अंग अंग दर्द से कर्राह रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस बात की परवाह नहीं की कहीं उसने मुझे देखा तो नहीं। मेरा वेग उतर चुका था। मेरा मेकअप खराब हो गया था। मेरे कपड़े फट गए थे, लेकिन इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो कुछ मायने रखता था वो था भागना। गन्ने के खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन आखिरकार मैंने हाईवे पर हेडलाइट देखी। मैं लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर गई। अपने हाथ हिलाते हुए मदद के लिए चिल्लाई। सामने से आता हुआ ट्रक मुझे देखकर अचानक रुक गया और ड्राइवर मुझे देखकर डरते हुए बाहर कूद गया। मेरी मदद करो, मैं हांफते हुए उसकी बाहों में गिर गई। प्लीज। आपने अभी जो कहानी देखी वो अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर सैमुअल लिटल के हाथों मैरियन नाम की 19 साल की ट्रांसजेंडर लड़की की हत्या पर आधारित है। भले ही ऊपर बताई गई कहानी में मैरियन ने इसे जीवित बताया है, लेकिन असल में उसे इससे कई बदतर चीजों का सामना करना पड़ा था। जेल में अपनी जिंदगी बिताते हुए सैमुअल लिटल ने मैरियन के बारे में सब कबूल कर लिया। वो मैरियन से मियामी के एक बार में मिला था और फिर बाद में ओवरटाउन के एक और बार में उनकी मुलाकात हुई, जहां उसने मैरियन को घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट दी। एक दुकान से शेविंग क्रीम खरीदने के बाद वो लिटल की गाड़ी में बैठी। एक सुनहरे रंग की पोंटिएक लेमन्स। उसे घर ले जाने के बजाय लिटल उसे हाईवे 27 की नॉर्थ दिशा में ले गया और गन्ने के खेत के पास ले जाकर उसे मार डाला।
इसके बाद वो उसके शरीर को एक दलदल के पास गंदा पानी में लगभग 200 गज की दूरी तक घसीटते हुए एवरग्लेड्स में आगे बढ़ाता रहा। उसे विश्वास था कि उसका शरीर कभी नहीं मिलेगा।